नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हम सुरक्षा परिषद की भूमिका का मूल्यांकन कर रहे थे और कल हमने सुरक्षा परिषद तथा महासभा के जो पारस्परिक संबंध हैं उन पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया। सुरक्षा परिषद के मूल्यांकन के संबंध में हमने बताया कि बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक भी कहना है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथों में खिलौना बन के रह गई है। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनसुनी कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह का निर्णय वहां संभव नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का। मित्रों, विद्यार्थियों, कुछ शक्तिशाली देशों के हितों के अनुरूप जिनको वीटो पावर प्राप्त है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रूस, इन पांचों महाशक्तियों के स्वार्थों की सिद्धि में सुरक्षा परिषद का कार्य चलाया जाता है और वीटो पावर देश अपने स्वार्थों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल करते हैं। भारत प्रारंभ से ही सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार रहा है। भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान को, इन विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। अभी हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, परंतु अमेरिका, चाइना जैसे देश भारत को स्थायी सदस्यता के समर्थन में तो हैं, परंतु वो अपने वीटो पावर को कम करना नहीं चाहते। वीटो के संबंध में उनका मानना है, कहना है कि वीटो की शक्ति तो मात्र 5 महाशक्तियों के पास ही होनी चाहिए। इन वीटो शक्ति का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सुरक्षा परिषद में अन्य भारत जैसे देशों को स्थान तो मिलना चाहिए, लेकिन वीटो पावर उनको नहीं दिया जाना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद की इस भूमिका मूल्यांकन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि पांचों महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पांचों का सहयोग आवश्यक है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब आज की वीडियो में हम न्यास परिषद की संगठन और भूमिका पर विचार विमर्श करना चाहेंगे।
यूएनओ के चार्टर के 8वें अध्याय के अंतर्गत न्यास परिषद के संबंध में बतलाया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों के द्वारा संपादित होगी। मित्रों, विद्यार्थियों, यूएनओ के चार्टर में इस बात का उल्लेख है कि न्यास प्रदेश जिनके प्रशासक देशों को इनके प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो प्रशासक देश इन न्यास प्रदेशों के शासन संचालन का कार्य करे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि न्यास सिद्धांत का उद्भव कैसे हुआ, ये न्यास सिद्धांत है क्या और न्यास परिषद की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि यूरोपीय उपनिवेशीय राष्ट्रों ने जब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंडों पर अपना क्रूरतम शासन स्थापित कर रखा था, तो इन पराधीन क्षेत्रों के लोगों के साथ तरह तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार किए जाते थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन पराधीन प्रदेशों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और स्वशासन की प्राप्ति के लिए मुक्ति आंदोलन शुरू किया। वर्साय की संधि के पश्चात इस धारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ कि उपनिवेश केवल साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों के हित के लिए ही विद्यमान है। सिद्धांत रूप में यह कहा जाने लगा कि उपनिवेशों को अंततः उनका शासन प्रदान किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की मैंडेट पद्धति में यह सिद्धांत भी अंतर्निहित था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब मित्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उद्घोष किया और यह सर्वविदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश एशियाई उपनिवेशों पर जापान ने चूंकि अधिकार कर लिया था और उसने पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में विजय भी प्राप्त कर ली थी। और इस विजय का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यंत चिंतित हो गया, उसे चिंता सताने लगी। तो दूसरी ओर एशिया के अधिकांश पराधीन भूखंडों के लोग जागृत हो चुके थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए इन पराधीन क्षेत्रों को स्वाधीनता का आश्वासन देना ही अत्यावश्यक हो गया था, जरूरी हो गया था। और अंततः अमेरिका इस विचार पर दृढ़ हो गया कि उपनिवेशवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पराधीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया, परंतु ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल साम्राज्यवाद का संग फूंकते रहे और उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर अमेरिका पीछे नहीं हटा, वह डटा रहा। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का प्रारूप तैयार हो रहा था, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, यूएनए का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उससे बहुत पहले ही भावी संगठन संबंधी अमेरिकी प्रारूप 14 जुलाई 1943 को प्रकाशित हो चुका था। इस ड्राफ्ट के अनुच्छेद 12 में कहा गया कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहां के लोग अभी पूरी तरह से अपने शासन को प्राप्त नहीं कर सके हैं, स्वशासन को प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति के सिद्धांत उन पर लागू माना जाएगा और जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा।
इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य यह होगा कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता को प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासन का भार खुद ग्रहण कर सकेंगे, अर्थात वो खुद अपना शासन संचालन कर सकेंगे। अगर जब तक वो शासन संचालन नहीं करते तब तक इसकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय जगत की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रशासक देश हैं वो इन देशों का, इन न्यास प्रदेशों का प्रशासन का कार्य करेंगे, देखेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये जाना समझा कि न्यास सिद्धांत क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, न्यास परिषद की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, और अब हम न्यास परिषद के जो उद्देश्य हैं उन पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, यूएनओ के चार्टर के अनुसार न्यास पद्धति के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला उद्देश्य यह निर्धारित किया गया है जय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग प्रदान करना। उनके स्वशासन और स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना। और तीसरा उद्देश्य जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव को किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था को बढ़ाना और उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, चौथा उद्देश्य न्यास परिषद का सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में यूएनओ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना, जो कि धारा 76 के अंतर्गत लिखा गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में सहयोग, शांति, सुरक्षा को बढ़ाते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक आम आदमी के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति का सहयोग करना है। प्रत्येक देश को स्वशासन उपलब्ध कराना है। उनके नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करना है। बिना जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव किए बिना उनमें मूल स्वतंत्रताओं के प्रति उनकी आस्था को बढ़ाना है। और संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर चुकी है, इसलिए सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना, समानता का व्यवहार करना, ये मूलभूत उद्देश्य न्यास परिषद के रखे गए और न्यास परिषद ने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना कार्य प्रारंभ किया। मित्रों, विद्यार्थियों, न्यास परिषद के उद्देश्य के पश्चात अब हम न्यास पद्धति का जो इतिहास है उसको जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। इस बात से आप वाकिफ हैं और आपको विदित है कि उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया गया था। मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों से समझौते का ही परिणाम थी। और न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित, आदिम दशा में वाले प्रदेशों के निवासी इस बात के योग्य नहीं है कि वो अपने देश का शासन खुद संचालन कर सके और अपने भाग्य का विधाता बन सके। इन्हें दूसरे विकसित, उन्नत देशों की सहयोग की आवश्यकता है और सभ्य देशों का यह दायित्व है, विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें। जब तक वो अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल, इन्हें न्यास या अमानत समझते हुए
इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण नहीं करें। इन शक्तियों के द्वारा ये कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में होना चाहिए और राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि के साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए प्रदेशों के लिए थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के लिए थी, सभी क्षेत्रों के लिए है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने न्यास परिषद का उद्भव क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और न्यास परिषद के क्या उद्देश्य हैं और न्यास पद्धति का क्या इतिहास है, इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया। अब हम अगली वीडियो में इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए न्यास पद्धति के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों पर चर्चा करेंगे और न्यास परिषद का संगठन और न्यास परिषद के जो कार्य हैं उनको जानना चाहेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद न्यास व्यवस्था तथा मैंडेट व्यवस्था में जो मैंडेट व्यवस्था है उसमें तुलना करेंगे और तुलना के बाद न्यास परिषद का मूल्यांकन करेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, धन्यवाद।